हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जीआईसी प्री फिजिक्स का रिजल्ट आ चुका है और जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। अब आपकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, आप लोगों ने कर भी दी होगी स्टार्ट। काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं जीआईसी मेंस के लिए करा चुका हूं, आज भी एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना था कि उनको जीआईसी का कोर्स लेना है, तो आपको पहले भी बताया मैंने, फिर बता रहा हूं। जो जीआईसी का कोर्स चल रहा है मेंस के लिए, उस पर अभी 26 जुलाई तक डिस्काउंट चल रहा है 1000 रुपीज का। उसके बाद वो वापस एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। तो जिन भी बच्चों को ये कोर्स ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आपको यूपी जीआईसी मेंस के नाम से मिलेगा और बैच में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो डेरिवेशन वाले हो, न्यूमेरिकल वाले हो और चाहे वो थ्योरी वाले हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले से बना के रख रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और वो अपलोड हो रहे हैं। क्वेश्चंस अलग से ऐसे नहीं होंगे कि आपको पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में होंगे जैसे मैं आपको करा रहा हूं, लेक्चर के फॉर्म में होंगे। एक लेक्चर में आपको 4 5 6 मतलब इतने क्वेश्चन हर लेक्चर के अंदर मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज वो क्वेश्चन होंगे, है ना। तो करीबन टोटल मिलाकर जब एग्जाम की बात हम करेंगे, मतलब अगस्त के लास्ट तक जाके हम देखेंगे, तो करीबन 600 के आसपास ये क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, चाहे वो यूपी आश्रम पद्धति, यूपी पीएससी फिजिक्स ऑप्शनल, यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल, हरियाणा पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम जो है उसमें। तो वहां जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 26 जुलाई तक डिस्काउंट है। दूसरी चीज, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है 8 नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू ई आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर एंड अ पॉजिटिव चार्ज प्लस 2e इज प्लेस्ड एट द सेंटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, 8 जो कॉर्नर है उन पर नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है और सेंटर के ऊपर जो है वो 2e चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हमें इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। करोगे कैसे? सबसे पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखो भाई, क्यूब का सेंटर है तो क्यूब के सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर साइड एक्स है तो कितना हो जाएगा, x/2 x/2 x/2। यानी कि ये अगर कॉर्नर है तो सेंटर कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, x/2 x/2 और x/2। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, x/2 x/2 और x/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि अगर आपको सेंटर तक आना है तो कैसे आना पड़ेगा, ये x में चले, ये y में चले और ये z में चले, ऐसे। तो यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे, ये हो गया कौन सा, कॉर्नर, और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से कॉर्नर तक की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको हम बोलेंगे RCO। तो RCO जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है तो 0,0,0, तो ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस x²/2। तो कितना हो जाएगा, 3x²/2, यानी कि यहां से बनेगा √3x/2। √3, देखो ये 1 2 3, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से x²/4 बनेगा ना, 2 नहीं बनेगा, ये 4 बनेगा। तो x²/4, x², 2 दे रखा है, तो x²/4 x²/4 x²/4, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3x/2। ये हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब सबसे पहले हम जो सेंटर से का जो चार्ज है उससे जो कॉर्नर चार्ज इंटरेक्शन कर रहे हैं उसकी हम एनर्जी निकालेंगे। तो हम एक पेयर के निकाल लेंगे, टोटल ऐसे कितने पेयर होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी, तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ कॉर्नर चार्ज विद सेंटर चार्ज। सेंटर पर जो चार्ज है और कॉर्नर पर जो चार्ज है उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी हमें निकालनी है। पहले हम एक पेयर के निकाल लेते हैं, फॉर वन पेयर, एक जोड़े के लिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो एक जोड़े के लिए जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, UCO। और इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो K का मतलब है 1/4y एप्सिलॉन नॉट,
Q1 मतलब माइनस ई, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज है वो +2e हो गया, और बीच की जो डिस्टेंस है वो है √3x/2, जो कि सेंटर से और कॉर्नर तक के एटम की डिस्टेंस है वो हमने निकाल ली। तो यहां से 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -4ke² √3x, और टोटल हमारे पास कितने पेयर है? 8। तो टोटल एनर्जी जो है यहां पर कितनी आएगी? तो टोटल एनर्जी UCO बराबर हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा? -4ke² √3x। तो यहां से ये एनर्जी बनेगी -32, और ये हो गया ke²/√3x। ये हमारे पास कॉर्नर टू सेंटर जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो आ गई। अब हमारे पास जो कॉर्नर एटम्स है उनके लिए हमें एनर्जी निकालनी है। तो कॉर्नर एटम्स जो हमारे पास बन रहे हैं, कॉर्नर एटम्स कौन कौन से बन रहे हैं? कॉर्नर एटम्स के लिए मैं एक बार वापस से जो क्यूब है उसको बना लेता हूं। तो ये क्यूब बना लिया मैंने। तो सेंटर वाले का तो काम हो गया, उसको हटाओ, भूल जाओ उसको भी यहां से। तो अब जो क्यूब है सिर्फ उसको रखो। तो क्यूब को रखोगे तो ये पूरा सिस्टम हो गया, और यहां पर बैठे हैं 8 चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए आपको टर्म्स पता करना है। तो टोटल एनर्जी टर्म्स पहले पता करो। टोटल एनर्जी टर्म्स, तो टोटल एनर्जी टर्म्स पता करोगे आप, तो वो कैसे करोगे? n इंटू एन माइनस 1/2। तो n की वैल्यू हो गई कितनी यहाँ पर? 8, क्योंकि 8 चार्ज है। तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, तो ये बनेगा 8 इंटू 7/2। यहाँ से इसको 4 बार काट दिया, टोटल 28 टर्म्स आएंगे। अब 28 टर्म्स कौन कौन से होंगे? एक तो चार्ज का चार्ज के साथ इंटरेक्शन, एक देखो इसका, इसकी वजह से इसका। तो यहाँ टोटल 8 कॉर्नर एटम हो गए, तो इनसे कितने बनेंगे? 12। जैसे कि अगर आप इसके साथ निकालते हो तो टोटल है 8, तो 8 कौन कौन से होंगे? U1 2 1 2 2 3 3 4, फिर उसके बाद 4 5, और 4 5 के बाद 5 6 6 7 7 8 8 9, है ना? तो 8 तक ऐसे बनेंगे। फिर कॉर्नर वालों का इंटरेक्शन आएगा, तो टोटल यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे वो कौन से हो जाएंगे? 12 तो बनेंगे। कौन से 12 जो बनेंगे? 12 बनेंगे ये वाले जो चार्ज टू चार्ज इंटरेक्शन होगा। 12 ही जोड़े बनेंगे जो डायगोनली होंगे, डायगोनल पे, जो डायगोनल पे होंगे ना ये वाले, ये डायरेक्ट ये वाले जो पेयर बनेंगे, ये कितने बनेंगे? 12, क्योंकि टोटल जो फेसेस हैं वो 8 है, तो एक फेस के 2 बन रहे हैं। तो यहां से आपके टोटल कितने बनेंगे? 12। और 4 जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? ये ऑपोजिट डायगोनल आएगा, जो किसका आएगा? जो क्यूब का डायगोनल आएगा उसके बनेंगे टोटल 4 टर्म्स। तो यहां पर जो टोटल टर्म्स आएंगे 28। तो 28 को आप कैसे बांटोगे? तो कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन करना है। तो कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन, कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन। तो इस कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन में कौन कौन से टर्म्स बनेंगे? एक तो बनेंगे कौन से वाले? जो चार्ज रखे हुए हैं, जो कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं। जैसे कमरा है तो 1 2 फिर 1 3 इस तरह से। तो ये जो इंटरेक्शन के टर्म बनेंगे टोटल 12, तो ये बनेंगे 12 के ई का ई के साथ, और साइड जो है वो एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स। अब क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए यहाँ पर साइन प्लस का हो गया। 12 ही जो है वो कौन से बनेंगे? 12 ही बनेंगे जो फेस डायगोनल वाले हैं वो। तो यहाँ से 12e² / √2x। भाई जो डायगोनल आएगा, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना है, तो डायगोनल जो आएगा इस एक फेस का वो आएगा √2x। फिर जो क्यूब का डायगोनल है उसके 4 बनेंगे, तो उसके 4 कौन से बनेंगे? वो बन जाएंगे 4 ke² / √3x। क्यूब के डायगोनल के 4, क्योंकि 4 डायगोनल बन जाएंगे यहां से, तो 4 ke² / √3x। तो टोटल कितने हो गए? 12 दूनी 24 और 4 28। तो टोटल टर्म्स जो हैं वो कितने आ गए? 28 टर्म्स आ गए। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ गई, ये कौन सी एनर्जी आ गई? ये कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन की एनर्जी आ गई। इसमें से कॉमन कितना निकल रहा है? इसमें से कॉमन निकल रहा है ke² / x। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 12/√2, और यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 4/√3। यहाँ कितना बन गया? 4/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ke² / x 12, यहाँ पर 12/√2, 12/√2 जो आएगा, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 12/√2, तो ये बनेगा 8.48,
और प्लस 4/√3 करना है, 4 ये आ रहा है √3, तो ये बनेगा 2.30, 2.30। तो ये टोटल जो करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये बनेगी 12 प्लस 8.48 प्लस 2.30, तो ये बन जाएगा 22.78। तो ये हमारे पास कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन का आ गया। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी सेंटर टू कॉर्नर इंटरेक्शन और एक हो जाएगी कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन, सीसी। कॉर्नर टू कॉर्नर को आप क्या लिख दोगे, सी सी लिख दोगे। तो यहां जो वैल्यू आई थी सेंटर टू कॉर्नर, ये आई थी -32 ke² अपॉन ये कितना बना था, ये बना था √3x। और ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये आई है 22.78, ये आई है 22.78 ke² अपॉन x। तो एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं 32 वाले को। तो यहाँ से 32 को डिवाइड करो √3 से, तो ये आ रहा है 18.4। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा -18.47 और ये हो गया ke² अपॉन x और प्लस ये हो गया 22.78 ke² अपॉन x। इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 22 में से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.32 ke² अपॉन x। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम की। ठीक है, ये एनर्जी आ गई किसकी, सिस्टम की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में अब क्यूब की जगह स्क्वायर देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्क्वायर देकर भी पूछा जाएगा तो ठीक उसी तरह से होगा। स्क्वायर में थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर में ये सिंपल हो जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना कि जो टर्म्स हैं वो कैसे निकालें, और ये आप याद रखना, काउंट करोगे तो लग जाओगे कि जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर इंटरेक्शन निकालोगे तो टोटल 28 टर्म्स बनेंगे। निकाले कैसे, ये इस तरह से निकाले जो मैंने आपको बताया था। अब ये 28 में से कौन से बनेंगे, याद रखना 12 तो चार्ज टू चार्ज हो जाएंगे और 12 फेस डायगोनल के हो जाएंगे और 4 जो है वो क्यूब डायगोनल के हो जाएंगे। ये याद रख लेना, है ना, काउंट करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है हमें। मैं यहां पर गिवन वैल्यू क्या है, गिवन है हमें पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो है 3x² माइनस वाई और प्लस जेड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो रिलेशन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का। तो वी नो दैट कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब हो गया कि आप E को लिख सकते हो माइनस यहां से डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड और के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, बाकी खेल खत्म है इसमें। तो यहां इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पूरे को लिखना है, इस पूरे को, है ना। तो यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस तो रहेगा ही बाहर। यहां लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, ये पूरा का पूरा वैल्यू उतारनी है यहां पर। 3x² माइनस वाई प्लस जेड, ये आई कैप प्लस फिर डी अपॉन डी वाई, यहां पर फिर से ये पूरी वैल्यू उतारनी है। 3x² माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया जे कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड और यहां पर फिर से ये पूरी वैल्यू उतारनी है। 3x² माइनस वाई प्लस जेड और ये के कैप। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो पहले इसको करोगे तो यहां से बनेगा 6x, वाई जेड तो 0 ही हो जाएगा, तो ये ई में बनेगा माइनस, ये रहेगा बाहर, तो ये बनेगा 6x आई कैप। यहाँ y का y से करोगे तो यहाँ बनेगा माइनस वाई का y से 1, तो ये बन जाएगा जे कैप। और यहाँ z का z से करोगे तो ये प्लस का के कैप, प्लस का क्या बन जाएगा, के कैप। ठीक है, प्लस का बनेगा के कैप। अब ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -6x आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमसे पूछा जा रहा है। ये तो आ गई किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमें पूछी जा रही है। दूसरा हमें निकालना है क्या, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए गाउस लॉ यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ,
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस जब भी होगा जब स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहां आ जाएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, प्लस ये आ जाएगा डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, और प्लस ये आ जाएगा डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। तो एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, डेल ई एक्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस तरह से, -6x आई कैप, -6x आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, ये आया ना, माइनस करो इसको, के कैप जो है वो माइनस में है, तो के कैप आया है किसका, माइनस का। तो यानी कि यहां से आप देखोगे तो ई एक्स जो है उसकी वैल्यू हो गई है -6x, ई वाई जो है उसकी वैल्यू हो गई है 1, और ई जेड जो है उसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ये यहाँ रखोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ आ जाएगा -6x प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ आएगा 1, प्लस यहाँ डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 1 वाले तो जीरो हो जाएंगे, ये एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो ये बनेगा -6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब आप चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो ये बनेगा -6 एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर ये लॉ पता है तो इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन फंसेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रोड्स विद इन एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब आर सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, और यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड है, मान लो ये कैथोड है और ये एनोड है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन है वो मेंटेन कर रखा है 300 वोल्ट, वोल्टेज जो हो गई 300 वोल्ट। हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड विल टेक टू रीच द एनोड। तो कैथोड से एनोड में पहुंचने का टाइम बताना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है V अपॉन डी। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर गिवन है वो कितना है, वो है 300, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से 0.5 इंटू 10 पावर -2 हो गया। पॉइंट हटेगा, एक ऊपर जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 पावर 4, तो यहां से हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 4, और ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्यूब है तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब में इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, तो यहां से फोर्स लग जाएगा E इंटू ई। तो E जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19, और उसके बाद फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी, 6 इंटू 10 पावर 4, 6 इंटू 10 पावर 4। तो यहां से ये हो गया 9.6, 16 से 96, और 10 पावर ये 19 में से 4 गया तो -15 रह गया, तो ये आ गया 10 पावर -15 न्यूटन। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। यानी कि इसको आप ऐसे समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से यहां पर क्या लग गया, फोर्स लग गया। हालांकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा होगा तो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भगेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट। तो इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने का मतलब है F इज टू ma। तो यहां से हमारे पास A बराबर क्या आ गया, FE अपॉन m। तो FE की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है 9.6 इंटू 10 पावर -15, ये हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31। तो ये 9.6 अपॉन 9.1, ये लगभग 1 के आसपास वैल्यू रहेगी, और ये ऊपर जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। तो ये इसको आप लिख लो 1.01 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है हमें टाइम निकालना है तो अब टाइम निकालना है तो उसके लिए हम न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कहती है S इक्वल्स टू वो कहती है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो गया। तो यहां से S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, √2s अपॉन a। तो t इक्वल्स टू √2s, s का मतलब है डिस्टेंस जो आपको गिवन है, तो वो कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ये। और एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, कितना है 1.01 इंटू 10⁻16, ये एक्सेलरेशन है। तो ये 16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो जिसका बाहर निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 18 का रूट बाहर निकालोगे 9, और 5 दूनी 10, 1 के आसपास ही वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छा 0.5 है ना, तो 0.5 कितना हो जाएगा, एक अपॉन 1.05, ये 5 लिख लो यहाँ पर 1.05। तो अभी सॉल्व कर देता हूं एक बार मैं। तो ये आया 0.5 इंटू 2 1/1.05 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो ये आएगा 0.975, और यहां से 16 ऊपर जाएगा, 16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो टाइम बनेगा हमारे पास 0.975 इंटू 10⁻−18, 10⁻−18 और ये सेकंड्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया जो हमें मांगा था। तो यही पूछा था हमें। तो इस तरह से इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट आपको याद है तो इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटेंसिटी, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वुड प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू दैट ड्यू टू ग्रेविटी। हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो विच इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, और वो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर है। तो गिवन है कि A जो है वो किसके बराबर है, G के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट भगेगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग गया, तो Fe जो है उसकी वैल्यू होगी E इंटू ई, और इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है ma के। अब यहां पर साफ साफ बोला है A किसके बराबर है, G के बराबर है, तो यहां हो जाएगा E इक्वल्स टू mg। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा mg अपॉन ई। तो अब यहां पर आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर निकालना है। तो m हो जाएगा 9.31 इंटू 10⁻−31, g की वैल्यू 9.8 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, ये वैल्यू हो जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे 9.31 इंटू 9.8 और इसको डिवाइड करोगे 1.6, तो ये आ जाएगा 57.02, 57.02, और ये ऊपर जाएगा तो 31, और ये होगा 10⁻−12। तो अब एक से इसको डिवाइड कर दो, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5.7 इंटू 10⁻−11 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑयल ड्रॉप हैज अ मास 2 इंटू 10⁻−14 kg एंड अ चार्ज Q एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम बनाया गया है इसका।
द ड्रॉप इज स्टेशनरी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। जो ड्रॉप है ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी है। तो मान लो यहां पर कहीं ड्रॉप है और यहां पर रुकी हुई है 20 mm अपार्ट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 mm है ना, 20 है कि 200 है, ये 20 है। 20 mm अपार्ट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ड्रॉप है इसके ऊपर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एफ जी बराबर हो जाएगा एफ ई के तो ये तो कितना हो गया एम जी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई। तो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एम जी अपॉन ई। एम जी अपॉन ई, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, वी अपॉन डी। तो वी की वैल्यू कितनी है 500, और जो हमें डिफरेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है प्लेट के बीच का 20 ये 200 है भाई, इसको 200 कर लो, ये 200 है। तो ये आ जाएगा 200 mm है, तो 10 पावर -3। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10 पावर 3 ऊपर जाके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो Q इक्वल्स टू M, मास जो दे रखा है वो है 2 इंटू 10 पावर -14। जी की वैल्यू कितनी हो गई 9.8, और उसके बाद ई की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो गया 2.5 इंटू 10 पावर 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 2.5, ये आया हमारे पास 7.84। तो यहाँ से आया, ये तो आया 7.84, ये हो गया 10 पावर -14, ये हो गया 3, तो ये आ जाएगा 10 पावर -17, तो कूलम। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे पास चार्ज की वैल्यू हो गई है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर इज ट्वाइस एज ग्रेट एज द नियर अ नॉन कंडक्टिंग शीट विद द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी एज ऑन द कंडक्टर। तो सबसे पहले आप नॉन कंडक्टर के लिए निकालो, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। तो नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई मान लो ये, इसके ऊपर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा प्लस सिग्मा। तो इसमें एक सेक्शन मान लिया मैंने, ये सेक्शन मान लिया। तो यहां पर मैं बना रहा हूं गाउस सरफेस, तो ये इसकी गाउस सरफेस हो गई, सिलेंड्रिकल गाउस सरफेस। ठीक है, किस तरह की हो गई, सिलेंड्रिकल गाउस सरफेस हो गई। तो यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा ही होगी। अब सिग्मा जो है वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन ए। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब इसकी कितनी सरफेस हो गई, एक सरफेस ये हो जाएगी, एक सरफेस ये हो जाएगी, एक सरफेस ये हो जाएगी। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा, इसको लिखा मैंने A1। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा, इसको लिखा मैंने A2। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा, इसको लिखा मैंने A3। क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से जाएगी, ये इधर इधर इस ऐसे जाएगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे। तो अब यहां ध्यान से देखो कि जो सरफेस 1 है उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम हो गई। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, एरिया वेक्टर के। और ठीक इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो आपको क्या यूज करना है, गाउस का नियम यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो अब आपको यहां क्या लगाना है, यहां लगाना है आपको गाउस लॉ। तो गाउस लॉ लगाना है तो क्लोज इंटीग्रेशन, अब 3 सरफेस हो गई तो 3 का बांटना है, 1 के लिए ई डॉट डी ए 1 प्लस दूसरी सरफेस के लिए ई डॉट डी ए 2 प्लस तीसरी के लिए ई डॉट डी ए 3।
और ये किसके बराबर होता है, एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज कितना हो गया, मान लो यहाँ का एनक्लोज चार्ज हो गया क्यू, तो ये किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर इंटीग्रेशन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। पहले और तीसरे के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री कॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 90 पे हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, EA1 ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, प्लस यहां क्या लिखोगे, EA2 ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा, EA3 और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 90 डिग्री वाला खत्म। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, तो सिंस A1 इज इक्वल्स टू A3 और उसको हमने लिख लिया A, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 2EA इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि Q अपॉन A जो है वो सिग्मा के बराबर था, तो यहां से E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके लिए आ गया, ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए आ गया। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। फॉर कंडक्टिंग शीट, फॉर कंडक्टिंग शीट, तो कंडक्टिंग शीट के लिए जो फील्ड होता है E कंडक्टिंग, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप इनको डिवाइड कर दो, तो E कंडक्टिंग अपॉन E नॉन कंडक्टिंग, तो ये कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया यहाँ से, तो ये 2 घूमकर ऊपर चला गया, तो यहाँ से क्या आ गया, E कंडक्टिंग इक्वल्स टू 2 टाइम्स E नॉन कंडक्टिंग। और यही हमें पूछा था, ठीक है, यही हमें पूछा था, ये हो गया प्रूव। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, कितने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग हमने कर लिए 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन करें, 6 क्वेश्चन हमने करे, और ये सारे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।